गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसे कि हम सोल्व करते हैं एग्रीकल्चर लाइव टेस्ट सीरीज के बारे में, जिसका पार्ट नंबर 3 ये रहने वाला है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड विजन नहीं किया है तो ऊपर साइड आई बटन दिख रहा होगा, तो आई बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे वहाँ पर आपको दोनों पार्ट मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे को नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, कैटफिश किस फसल का दैहिक विकार होता है। अर्थात यार जो कैटफिश होता है ये किसका फिजिकल डिसऑर्डर होता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट करेंगे यार, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो कैटफिश किस फसल का दैहिक विकार होता है यानी फिजिकल डिसऑर्डर होता है। जल्दी से बताएंगे, टमाटर का होता है, बैंगन का होता है, लहसुन का होता है, फिर प्याज का होता है। जल्दी से बताएंगे कैटफिश किसका एक फिजिकल डिसऑर्डर होता है, टमाटर का, बैंगन का, लहसुन का या फिर प्याज का। जल्दी से बताएंगे क्या होगा आपका राइट आंसर। यहाँ अगर आपसे पूछा है, अगर आपसे पूछता है कैटफिश, तो कैटफिश क्या होता है यार, हाँ ये होता है टमाटर में। ठीक है, किसका होता है कैटफिश जो फिजिकल डिसऑर्डर होता है, ये क्या होता है, एक टमाटर का एक मुख्य विकार होता है, एक मुख्य फिजिकल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा होता है। रक्त का थक्का जमाने के लिए या फिर बनने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा होता है यार, हाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए, रक्त का थक्का जमाने के लिए या फिर बनने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, विटामिन ए, बी, सी या फिर के। जल्दी से बताएंगे, रक्त का थक्का जमाने के लिए या फिर बनने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, विटामिन ए, बी, सी या फिर के। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर कौन सा होगा कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, विटामिन ए, बी, सी या फिर के। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। तो कौन सा होता है, विटामिन के होता है। कौन सा होता है यार, हाँ विटामिन के होता है, क्योंकि यार हाँ रक्त का थक्का जमाने के लिए जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, एक प्रोथ्रोम्बिन उत्तक होता है, तो उस प्रोथ्रोम्बिन को बनाने का कार्य कौन करता है, विटामिन एक करता है। ठीक है, यानी उसमें एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है रक्त का थक्का जमाने के लिए। इसलिए यार हाँ रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक कौन सा है, विटामिन के होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले हमारे टेस्ट नंबर 2 के टॉप रैंक में शामिल किए गए हैं। उनका नाम है नीतू, अंजू, सुनैना, रवि और महेंद्र और प्रभाकर। ठीक है, यहाँ पर 5 या 6 नाम को ही अनाउंस किया जाएगा। इसके साथ साथ इनके अलावा जो भी रह गए, मान लीजिए आपका नाम नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है, इसका रीज़न आप पहचानिए। आपका जो रेस्पॉन्स है वो अच्छा नहीं है, या फिर आप गलत क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। इसलिए यार हाँ जितना कोशिश हो सके आप राइट आंसर दीजिए। अगर गलत हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप राइट आंसर तो देने की कोशिश कर सकते हो ना, कोशिश तो कर सकते हो। मान लीजिए वो गलत होता है या नहीं होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर मान लीजिए नहीं आता है क्वेश्चन तो बस आप कोशिश तो करिए ना। कोशिश नहीं करोगे जब तक यार आप सक्सेस नहीं हो सकते, इसलिए जितना हो सके कोशिश किया करो। ठीक है, तो ज़्यादा भाषण हम देंगे नहीं, कुछ नहीं है, बस आप तैयारी करते रहिए, आपका नाम आएगा ये पक्का है। ठीक है, आपका भी नाम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको तैयारी करते रहना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, फूल गोभी का खाए जाने वाला भाग कौन सा होता है। फूल गोभी का पूछा गया है, यहाँ पर याद रखना कॉलीफ्लावर का पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे फूल गोभी का खाए जाने वाला पार्ट कौन सा होता है, हेड को खाइस्ता है, कर्ड को खाइस्ता है, फूला हुआ तना को खाइस्ता है, फिर किसी को नहीं खाइस्ता है। जल्दी से बताएंगे फूल गोभी का कौन सा भाग या फिर कौन सा हिस्सा खाइस्ता है, हेड, कर्ड, फूला हुआ तना या फिर कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे फूल गोभी का खाए जाने वाला भाग कौन सा होता है, हेड होता है, कर्ड होता है, फूला हुआ तना होता है या फिर कोई नहीं होता है। जल्दी सुनाएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर आपसे पूछता है फूल गोभी और एक पत्ता गोभी, ठीक है, इन दोनों में आप कंफ्यूज होते हो, इसे एक शॉर्ट ट्रिक के साथ क्लियर करते हैं। ठीक है, टिप्स मान सकते हो इसे कि एक होता है फूल गोभी, एक होती है पत्ता गोभी। ठीक है, एक होती है फूल गोभी, एक होती है पत्ता गोभी। तो इसे आप कैसे याद रखोगे, ठीक है, कि पत्ता गोभी का तो कौन सा पार्ट खाइस्ता है और फूल गोभी का कैसे खाइस्ता है। ठीक है, यानी कौन सा पार्ट खाइस्ता है। तो सबसे पहले तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि फूल गोभी का यार हाँ ये क्या खाइस्ता है, फूल गोभी का खाइस्ता है कर्ड। और अगर बात करते हैं हेड, तो हेड किसका खाइस्ता है, पत्ता गोभी का खाइस्ता है। ठीक है, हेड किसका खाइस्ता है, पत्ता गोभी का खाइस्ता है। और जो फूल गोभी होता है तो इसका कौन सा हिस्सा खाइस्ता है, ये खाइस्ता है कर्ड। ठीक है, अब इसे कैसे याद रखोगे इसे देख लेते हैं। तो यहाँ अगर आपसे पूछ रहा है फूल गोभी का, ठीक है, अगर आपसे पूछता है फूल गोभी तो इसमें क्या होता है, फूल होता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है कि यहाँ पर होता है फूल। तो यार हाँ फूल को हम जब भी खाएंगे, ठीक है, एक टिप्स की तरह इसे सोल्व करेंगे। तो यार अगर मान लीजिए कभी भी हम फूल को खाते हैं तो उससे कर्ड कर्ड जैसी आवाज़ आती है। ठीक है, ध्यान रखना कि हम जब भी फूल को खाएंगे जब क्या आएगी, कर्ड कर्ड जैसी आवाज़ आएगी। क्या होगी, कर्ड कर्ड जैसी आवाज़ आएगी। तो उसी से आपको याद रखना है यार हाँ फूल गोभी का कौन से पार्ट को खाइस्ता है, कर्ड पार्ट को खाइस्ता है। फूल गोभी का कौन सा हिस्सा खाइस्ता है, क्योंकि फूल को खाते समय किस प्रकार की आवाज़ आती है, कर्ड कर्ड जैसी आवाज़ आती है। इसलिए यार हाँ कि फूल गोभी का खाए जाने वाला हिस्सा कौन सा है, कर्ड को खाइस्ता है। और अब इससे आपका क्लियर हो चुका होगा कि जो कैबेज है या फिर जो पत्ता गोभी होती है उसका किस हिस्से को खाइस्ता है, हेड को खाइस्ता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अंगूर लता किसकी किस्म होती है। तो जल्दी से बताएंगे अंगूर लता यार हाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंगूर लता किसकी किस्म होती है। अंगूर की होती है, टमाटर की होती है, बैंगन की होती है, फिर मिर्च की होती है। जल्दी से बताएंगे कि अंगूर लता किसकी किस्म होती है। अंगूर की होती है, टमाटर की होती है, बैंगन की होती है, फिर मिर्च की होती है। जल्दी से बताएंगे। राइट आंसर होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कई बार हमने इस क्वेश्चन को क्लियर कर लिया है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से बताएंगे अंगूर लता किसकी किस्म होती है। अंगूर की होती है, टमाटर की होती है, बैंगन की होती है, फिर मिर्च की होती है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। ए बी सी या फिर डी। जल्दी से बताएंगे अंगूर लता किसकी किस्म होती है। तो हाँ अगर आप सोचते हैं अंगूर लता के बारे में, तो अंगूर लता किसकी होती है, टमाटर की होती है। किसकी होती है, टमाटर की होती है, ना कि अंगूर की होती है यार। हाँ ये अंगूर लता और एक होती है पूसा रोबी। ठीक है, पूसा रोबी और अंगूर लता दोनों ही किसकी है, टमाटर की है। पूसा रोबी और अंगूर लता किसकी होती है, टमाटर की होती है। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा पूसा मखमली, पूसा सावनी और पंजाब पद्मिनी। पूसा सावनी, पूसा मखमली, पंजाब पद्मिनी किसकी उन्नत किस्में होती है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे। भिंडी की होती है, प्याज की होती है, लहसुन की होती है, फिर टमाटर की होती है। जल्दी से बताएंगे पूसा मखमली। ठीक है, मखमल से आप समझ जाओगे वैसे, तो जल्दी से तैयार रहा। पूसा मखमली, पूसा सावनी, पंजाब पद्मिनी किसकी उन्नतशील किस्में होती है। भिंडी की होती है, प्याज की होती है, लहसुन की होती है, फिर टमाटर की होती है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। पूसा मखमली की, पूसा सावनी और पंजाब पद्मिनी किसकी उन्नतशील वेराइटी होती है। भिंडी की होती है, प्याज की होती है, लहसुन की होती है, टमाटर की होती है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। देखा, अगर आपसे पता है पूसा मखमली, डायरेक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है कि पूसा मखमली अर्थात मखमल, तो मखमल से आप याद रखोगे भिंडी। यार हाँ क्या रखना है आपको याद, मखमल से आपको याद रखना है भिंडी। अर्थात पूसा मखमली, पूसा सावनी और पंजाब पद्मिनी किसकी उन्नतशील वेराइटी होती है, भिंडी की मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है शकरकंद का संबंध किस कुल से होता है, अर्थात किस फैमिली से ये बिलोंग करता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से देंगे स्वीट पोटैटो अर्थात यार हाँ शकरकंद होता है, तो इसका कौन सी फैमिली होती है, कौन सा कुल होता है। कॉर्नवोलिसी, सोलेसी, मालवेसी या फिर लेगुमिनेसी। जल्दी से बताएंगे शकरकंद का जो फैमिली है ये कौन सी होती है। कॉर्नवोलिसी होती है, सोलेसी होती है, मालवेसी होती है, फिर लेगुमिनेसी होती है। जल्दी से बताएंगे कि शकरकंद किस कुल या किस परिवार से बिलोंग करता है। कॉर्नवोलिसी से, सोलेसी से, मालवेसी या फिर लेगुमिनेसी से। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि शकरकंद किस परिवार या किस कुल से संबंधित होता है। तो कौन सी होता है यार हाँ, अगर आपसे पूछा है स्वीट पोटैटो या शकरकंद, तो इसका संबंध होता है कॉर्नवोलिसी। कौन सी फैमिली होती है यार हाँ, शकरकंद की कॉर्नवोलिसी फैमिली से बिलोंग करता है शकरकंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि आलू की सुसुप्तावस्था को तोड़ा जा सकता है। ठीक है, आलू में जो डोरमेंसी होती है तो उसको किसके द्वारा तोड़ा जा सकता है, उसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो जल्दी से बताएंगे कि आलू की अगर आपको डोरमेंसी तोड़नी है तो आप किस रासायन का या किस केमिकल का प्रयोग करोगे। यूरिया से करोगे, इथाइलिन द्वारा करोगे, पोटेशियम थायोसाइनेट के द्वारा करोगे, या फिर इन सभी के द्वारा करोगे। जल्दी से बताएंगे कि आलू की डोरमेंसी अर्थात यार यहाँ आलू की सुसुप्तता को तोड़ने के लिए कौन सा रसायन आवश्यक होता है। यूरिया से, इथाइलिन द्वारा, पोटेशियम थायोसाइनेट या फिर उपयुक्त सभी। जल्दी से बताएंगे आलू की सुसुप्तता को तोड़ा किसके द्वारा जा सकता है। यूरिया से, इथाइलिन द्वारा, पोटेशियम थायोसाइनेट के द्वारा, फिर उपयुक्त सभी। तो यार हाँ अगर आपसे पूछता है आलू की सुसुप्तावस्था, यार हाँ कि आलू की डोरमेंसी अगर आपको तोड़नी है तो उसके लिए यार आप किसका प्रयोग करोगे, यूरिया से करोगे। ठीक है, किसका प्रयोग करोगे, यूरिया केमिकल का प्रयोग करोगे यार हाँ कि, क्योंकि यार हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार हाँ कि यूरिया से किसकी डोरमेंसी को तोड़ा जाता है, आलू की डोरमेंसी को तोड़ा जाता है। ठीक है, दोनों टाइम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप सोचते हैं आलू की सुसुप्तावस्था तो किसका प्रयोग करते हैं, यूरिया से आलू की सुसुप्तावस्था को तोड़ा जा सकता है। ठीक है, डोरमेंसी को किसके द्वारा ब्रेक किया जाता है, यूरिया से उसे ब्रेक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भंडारण के दौरान आलू का मुख्य कीट कौन सा है। ठीक है, जो मेजर इंसेक्ट होता है आलू का भंडारण के दौरान। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है भंडारण के द्वारा जब इसका स्टोरेज किया जाता है, जब आलू का स्टोरेज किया जाता है तो उसका मेन इंसेक्ट कौन सा होता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे कटवालट होता है, चेपा होता है, जेसिड होता है, फिर ट्यूबर मोथ होता है। जल्दी से बताएंगे कि स्टोरेज जो मेन प्रॉब्लम आती है कौन से इंसेक्ट के द्वारा आती है आलू में, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे स्टोरेज प्रॉब्लम किस कीट के कारण आती है। कटवालट के कारण आती है, चेपा के द्वारा आती है, जेसिड के द्वारा आती है, फिर ट्यूबर मोथ के द्वारा आती है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा होगा, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से बताएंगे भंडारण के दौरान आलू का मेन इंसेक्ट कौन सा होता है, कटवालट होता है, चेपा होता है, जेसिड होता है, फिर ट्यूबर मोथ होता है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर आपसे होता है भंडारण के दौरान अर्थात यहाँ आलू का जो स्टोरेज प्रॉब्लम आती है किस इंसेक्ट के द्वारा आती है, ये आती है ट्यूबर मोथ के द्वारा। अर्थात किसके द्वारा होती है, पोटैटो ट्यूबर मोथ के द्वारा। किसके द्वारा आती है यार हाँ, ये जो स्टोरेज प्रॉब्लम आती है ये आती है पोटैटो ट्यूबर मोथ के द्वारा। किसके द्वारा, पोटैटो ट्यूबर मोथ के द्वारा आती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मनुष्य में होने वाली मवेशी बीमारी अर्थात ऐसा कौन सा रोग होता है यार ना। सभी यहाँ पर वैसे देखा जाए तो यार हाँ जितने भी यहाँ पर हम 40 क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए काफ़ी बेस्ट यूजफुल रहने वाले हैं। इसलिए यार हाँ की वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। सभी क्वेश्चन को करना जरूरी है, फिर मत बोलना सर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताया है। तो मैं सबसे पहले यार हाँ सभी आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही बता रहा हूँ। जितनी भी हमारे टेस्ट सीरीज चल रही है सभी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही करा रहा हूँ। अगर बात करते हैं कितनी बुक, ठीक है, तो यहाँ पर आपके 4 या 5 बुक्स को मैं क्लियर करा रहा हूँ। ऐसा कांटवा है मेरे पास, ठीक है, एनआर सुंडा भी है, एक राय वाली बुक है और एक आपकी कौन सी है एनएसए का जेट का है, ठीक है। तो 4 या 5 बुक्स को आपको क्लियर करा रहा हूँ। तो याद रखना कि आपको हर एक वीडियो, ठीक है, अगर आपने मान लीजिए पिछली वीडियो हमारे नहीं देखी है तो उन्हें भी आप जाकर विजिट कर सकते हो। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। चाहे आप किसी भी सीरीज़ देखना चाहते हो, ठीक है, जेट ICRBH की ओल्ड सीरीज़ देखना चाहते हो या फिर आप एग्रीकल्चर लाइव टेस्ट सीरीज़ देखना चाहते हो, बायोलॉजी टेस्ट सीरीज़ देखना चाहते हो, हर एक के लिए अलग अलग टेस्ट सीरीज़ें बना रखी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी पार्ट्स को विजिट कर सकते हो, ठीक है। इसलिए यार हाँ किसी भी पार्ट को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ओके, ये तो हुई आपकी जो प्लेलिस्ट की बात। अब क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यार हाँ मनुष्य में होने वाली मवेशी बीमारी कौन सी है अर्थात यार हाँ ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि यार हाँ मनुष्य में यार हाँ पशुओं के द्वारा फैलती है, ठीक है। मवेशी बीमारी मतलब ऐसी कौन सी रोग है यार हाँ कि जो पशुओं से मनुष्य में फैल सकता है। तो जल्दी से बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से बताएंगे खुरपका मुहैपका रोग, एंथ्रेक्स रोग, रिंडरपेस्ट रोग या फिर खुरगलन रोग। जल्दी से बताएंगे मनुष्य में होने वाली मवेशी बीमारी कौन सी है अर्थात ऐसी बीमारी जो कि यार पशुओं से मनुष्य में फैल सकती है, ऐसी कौन सी बीमारी है। जल्दी से बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुरपका मुहैपका होता है, एंथ्रेक्स रोग होता है, रिंडरपेस्ट होता है, फिर खुरगलन होता है। जल्दी से बताएंगे ऐसा कौन सा रोग है जो कि मनुष्य में हो सकती है पशुओं के द्वारा। तो कौन सी होती है यार एंथ्रेक्स रोग। कौन सा होता है एंथ्रेक्स रोग यार एकमात्र ऐसा रोग है जो कि यार मनुष्य से पशुओं से मनुष्य में फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है बकरी की द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी है अर्थात यार डबल पर्पज़ के लिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जो कि यार डबल पर्पज़ के लिए जिससे पाला जाता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे बारबरी होती है, जमुनापरी होती है, मारवाड़ी होती है, फिर बैतूल होती है। जल्दी से बताएंगे बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिससे यार डबल पर्पज़ के लिए पाला जाता है। बारबरी को पाला जाता है, जमुनापारी को पाला जाता है, मारवाड़ी को पाला जाता है, फिर बैतूल को पाला जाता है। जल्दी से बताएंगे बकरी की द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी होती है। बारबरी होती है, जमुनापरी होती है, मारवाड़ी होती है, फिर बैतूल होती है। जल्दी से बताएंगे बकरी की द्विप्रयोजनीय नस्ल अर्थात डबल पर्पज़ नस्ल कौन सी होती है। तो कौन सी होती है अगर आपसे पूछता है बकरी की द्विप्रयोजनीय नस्ल तो होती है जमुनापारी। कौन सी होती है जमुनापारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे खीस किससे बचाव करता है। जैसे कि हमने इसके बारे में कल ही डिस्कस किया था, खीस या कोलेस्ट्रम किससे बचाव करता है ये आपको पहले ही बता दीजिए जल्दी से कि खीस किससे बचाव करता है। पतला दस्त से करता है, रतौंधी से करता है, नाभि बुखार के बारे में करता है या फिर सभी के करता है अर्थात यानी खीस किस रोग के प्रति प्रतिरोधी होता है या फिर किससे बचाव करता है ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे पतले दस्त के प्रति करता है, रतौंधी से करता है, नाभि बुखार से करता है, फिर इन सभी के द्वारा करता है। जल्दी से बताएंगे कि खीस किससे बचाव करता है, पतला दस्त से, रतौंधी से, नाभि बुखार से या फिर इन सभी से। जल्दी से बताएंगे कि खीस या कोलेस्ट्रम किससे बचाव करता है, पतला दस्त से, रतौंधी से, नाभि बुखार से या फिर इन सभी से। तो यार अगर बात करते हैं खीस, जैसे कि हमने कल ही बताया था यार रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। यार इसका जो मुख्य फंक्शन या मेन जो कार्य होता है ये क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना और रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है जो कि यार जितने भी रोग है, जितनी भी जो डिजीज़ है उनके प्रति रेजिस्टेंस होती है। मान लीजिए कोई सा भी रोग है, जैसे कि इसमें दे रखा है एग्जांपल पतला दस्त हुआ, रतौंधी हुआ, फिर नाभि बुखार हुआ, अर्थात यहाँ जितने भी जो रोग होते हैं उनके प्रति यहाँ रेजिस्टेंस अर्थात यहाँ जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे विकसित करना ही क्या कार्य होता है, खीस का होता है, ठीक है। यानी जो मेन रोल होता है खीस का क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना होता है। अब चाहे वो कोई सा भी रोग है, जैसे कि पतला दस्त हो, रतौंधी हो या फिर नाभि बुखार हो, तो यहाँ खीस किससे बचाव करता है, इन सभी से करेगा, क्योंकि यहाँ सभी रोग है। तो यानी इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना। अर्थात जितने भी यहाँ पर रोग दिए जाए, जितने भी आपको ऑप्शंस दिए जाए उन सभी के प्रति यार हाँ खीस बचाव करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन को पहले ही समझ लीजिए कि वसा में घुलनशील विटामिन आपको बताने हैं, ठीक है, जो कि वसा में घुल जाते हैं वो कौन से विटामिन है। A, D, A, K होता है, A एवं D होता है, B एवं C होता है, A, D, C होता है। जल्दी से बताएंगे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। A, D, A, K होता है, A, D होता है, B, C होता है, फिर A, D, C होता है। जल्दी से बताएंगे वसा में घुलनशील, ठीक है, जल में नहीं बल्कि यहाँ पर पूछा गया आपको वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। A, D, A, K होता है,
AD होता है, BC होता है, फिर ADC होता है। जल्दी से पाएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो इसे आप डायरेक्ट याद रखें एडेक के नाम से, ठीक है। अगर आपसे पूछता है यानी वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो कौन से होते हैं, एडेक होता है। कौन सा होता है, डायरेक्ट आपको याद रखें एडेक होता है। क्या होता है, एडेक होता है, अर्थात ADEK होता है। क्या होता है, एडेक, डायरेक्ट याद रखना है एडेक। तो कैसे याद रखोगे, एडेक, ठीक है। एडेक मतलब ADEK। वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं, ADEK जो विटामिन है यार हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। अगर आपसे पूछते हैं वाटर में, ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील कौन कौन से होते हैं, BC होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, B व C होते हैं। B कॉम्प्लेक्स और जो C होता है, B कॉम्प्लेक्स और जो यहाँ विटामिन C होता है, तो ये क्या होता है, जल में सोल्यूबल होते हैं, अर्थात यहाँ जल में घुलनशील होते हैं। और अगर बात करते हैं वसा में घुलनशील, तो वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं, एडेक होते हैं, अर्थात यहाँ ADEK। कौन कौन से होते हैं, ADEK होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे से बीज रहित तरबूज है, अर्थात यहाँ बीज रहित तरबूज कौन सा होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, टेट्राप्लॉइड होता है, फिर पंचगुणित होता है। जल्दी से बताएंगे बीज रहित तरबूज होता क्या है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, टेट्राप्लॉइड होता है, फिर पंचगुणित होता है। जल्दी से बताएंगे बीज रहित तरबूज क्या होता है। तो यहाँ जैसे कि हमने क्लियर किया था क्वेश्चन एक केले से संबंधित, ठीक है, केले से भी संबंधित ये क्वेश्चन पूछा था कि केला बीज रहित होता है, वो भी द्विगुणित है, त्रिगुणित है, टेट्राप्लॉइड है, फिर पंचगुणित है। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछ रहे बीज रहित, ठीक है, अगर आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा रहा है कि बीज रहित तरबूज मान लीजिए कोई सा भी फल है, तो जो यहाँ उसका 90%, ठीक है, 90% जो आंसर आएगा वो आएगा त्रिगुणित। क्योंकि यहाँ अगर बात करते हैं बीज रहित फल की, तो बीज रहित फल क्या होते हैं, यानी ट्राइप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं, त्रिगुणित होते हैं। किस प्रकार के फल होते हैं यहाँ, त्रिगुणित या ट्राइप्लॉइड फ्रूट होते हैं, ठीक है। याद रखना अगर आपसे पूछा है केला या तरबूज, तो केला या तरबूज बीज रहित क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ ये त्रिगुणित होते हैं। कौन से होते हैं, त्रिगुणित होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे से निम्न में से कौन सी धान की उत्परिवर्तित किस्म है, यार हम म्यूटेजन वेरायटी यहाँ पर आपसे पूछी गई है। तो जल्दी से बताएंगे उत्परिवर्तित वेरायटी कौन सी है धान की, ठीक है, धान की उत्परिवर्तित वेरायटी कौन सी है। जल्दी से बताएंगे IR 8 होती है, महेश्वरी होती है, पंकज होती है, फिर जगन्नाथ होती है। जल्दी से बताएंगे निम्न में से कौन सी धान की उत्परिवर्तित वेरायटी है। IR 8 होती है, महेश्वरी होती है, पंकज होती है, फिर जगन्नाथ होती है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा होगा, A, B, C या फिर D, A, B, C या फिर D। जल्दी से बताएंगे निम्न में से कौन सी धान की उत्परिवर्तित किस्म है। IR 8 होती है, महेश्वरी होती है, पंकज होती है, फिर जगन्नाथ होती है। तो यहाँ अगर आपसे पूछता है धान की उत्परिवर्तित वेरायटी, अर्थात जो म्यूटेजन वेरायटी होती है, म्यूटेंट जो वेरायटी होती है, ठीक है, म्यूटेंट जो वेरायटी होती है वो कौन सी होती है, ये होती है जगन्नाथ। इसके साथ साथ यार यहाँ दो होती है मुख्यतः जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, जगन्नाथ और सतारी। कौन कौन सी होती है यहाँ, अगर आपसे बताया उत्परिवर्तित वेरायटी तो कौन कौन सी होती है, जगन्नाथ और सतारी। कौन कौन सी होती है, जगन्नाथ और सतारी होती है, ठीक है। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरायटी है, इन दोनों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछता है धान की उत्परिवर्तित वेरायटी तो कौन सी होती है, जगन्नाथ और सतारी होती है। कौन कौन सी होती है, जगन्नाथ और सतारी होती है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे को नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो जाए वानस्पतिक रूप से अनानास का फल क्या होता है। सोरोसिस होता है, ब्लास्टा होता है, बेरी होता है, फिर पोम होता है। जल्दी से बताएंगे कि वानस्पतिक रूप से अनानास का फल क्या होता है। सोरोसिस होता है, ब्लास्टा होता है, बेरी होता है, फिर पोम होता है। जल्दी से बताएंगे कि वानस्पतिक रूप से अनानास का फल क्या कहलाता है। सोरोसिस के नाम से जाना है, ब्लास्टा के नाम से जाना है, बेरी के नाम से जाना है, फिर पोम के नाम से जाना है। जल्दी से बताएंगे किस नाम से जाना गया अनानास का फल को। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इससे आपका यह पता चल जाएगा कि आपका ध्यान है टेस्ट में या फिर नहीं है, ठीक है। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, इसका आंसर आपको डिसाइड खुद करना होगा। जितने भी चैट में आ रहे हैं उन सभी के द्वारा इसका डिसाइड किया जाएगा इसका राइट आंसर कौन सा होता है। जल्दी से बताएंगे अनानास का फल यानी कौन सा होता है। सोरोसिस होता है, ब्लास्टा होता है, बेरी होता है, फिर पोम होता है। जल्दी से मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपका अगर पता चल जाएगा इससे कि आपका टेस्ट में ध्यान रहता भी है या फिर नहीं रहता है। बस मैं बकवास करते जा रहा हूँ, सुनते जा रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। अगर मान लीजिए टेस्ट को आप क्लियर ही नहीं कर रहे हो तो इसका क्या सेंस है, कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो जाएगा अरहर की फर्स्ट हाइब्रिड वेरायटी कौन सी है। अरहर की फर्स्ट हाइब्रिड वेरायटी कौन सी होती है। ICPS 8, ICPS फर्स्ट, ICPS 10, ICPS 2। जल्दी बताएंगे कि अरहर की फर्स्ट हाइब्रिड वेरायटी कौन सी होती है। ICPS 8, ICPS फर्स्ट, ICPS 10, ICPS सेकेंड। जल्दी बताएंगे कौन सी होती है फर्स्ट हाइब्रिड वेरायटी PZNP की अरहर की। तो कौन सी होती है यार, हाँ ये क्वेश्चन भी हमने कई बार क्लियर कर लिया है। तो कौन सी होती है, ICPS 8 होती है। कौन सी होती है, ICPS 8 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा फ्लेवर सेवर संबंधित है आलू से, टमाटर से, तंबाकू से या फिर टोमेटो से। जल्दी से बताइए फ्लेवर सेवर संबंधित होती है। फ्लेवर सेवर
यार हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि फ्लेवर सेवर किससे संबंधित होती है। जल्दी से बताएंगे किसकी वेरायटी होती है। आलू से संबंधित होती है, आलू की वेरायटी होती है, टमाटर की होती है, तंबाकू की होती है, फिर टोमेटो की होती है। जल्दी से बताएंगे कि फ्लेवर सेवर किसकी किस्म होती है। आलू की होती है, टमाटर की होती है, तंबाकू की होती है, फिर टोमेटो की होती है। जल्दी से बताएंगे फ्लेवर सेवर किसकी एक मुख्य किस्म होती है, वेराइटी होती है। आलू की, टमाटर की, तंबाकू की, फिर टोमेटो की। तो यार हाँ अगर आपसे बताया फ्लेवर सेवर तो किसकी होती है यार हाँ, ये होती है टमाटर की। किसकी होती है फ्लेवर सेवर, ये होती है टमाटर की। और अगर आपसे बताया फ्लेवर सेवर को किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो यार हाँ एक केलजेनी कंपनी थी। कौन सी थी यार हाँ, केलजेनी कंपनी थी। तो केलजेनी कंपनी के द्वारा फेल्स यानी जो यार हाँ जो फ्लेवर सेवर है तो इसको डेवलप किया गया था, इसको विकसित किया गया था। किसके द्वारा यार हाँ, केलजेन कंपनी थी, उसके द्वारा यहाँ टमाटर की जो फ्लेवर सेवर है जो यार एक मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है, इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कोलचिसिन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उपयोग क्या होता है कोलचिसिन का, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे कोलचिसिन मुख्यतः उपयोग में लायता है, अर्थात इसका मुख्य उपयोग क्या है, मुख्य यूज़ क्या है, ये आपको बताना है। कहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग कैसा है, गुणसूत्र की डबलिंग के लिए, संकरण के लिए, उत्परिवर्तन के लिए, फिर उपरोक्त सभी के लिए। जल्दी से बताएंगे कि कोलचिसिन मुख्यतः कहाँ पर यूज़ कैसा है, कहाँ पर प्रयोग कैसा है, गुणसूत्र की डबलिंग के लिए, संकरण के लिए, उत्परिवर्तन के लिए, फिर उपरोक्त सभी के लिए। जल्दी से बताएंगे कोलचिसिन मुख्यतः कहाँ पर उपयोग में लायता है, गुणसूत्र की डबलिंग करने के लिए, संकरण के लिए, उत्परिवर्तन के लिए, फिर उपरोक्त सभी के लिए। तो यार अगर आप सोचते हैं कोलचिसिन के बारे में, तो कोलचिसिन का जो मुख्य यूज़ किया जाता है, मुख्य उपयोग होता है, ये होता है गुणसूत्र की डबलिंग के लिए, अर्थात यार गुणसूत्र की डबलिंग करने के लिए कोलचिसिन का प्रमुख प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आनुवंशिक गुणसूत्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, विडल और टैटम के द्वारा, वाटसन और क्रिक के द्वारा, पेटसन और पुन्नेट के द्वारा, फिर सटन और बोवेर के द्वारा। जल्दी से बताएंगे आनुवंशिक का गुणसूत्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, विडल और टैटम के द्वारा, वाटसन और क्रिक के द्वारा, बेटसन और पुन्नेट के द्वारा, फिर सटन और बोवेर के द्वारा। जल्दी से बताएंगे आनुवंशिक का गुणसूत्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, विडल और टैटम के द्वारा, वाटसन और क्रिक के द्वारा, बेटसन और पुन्नेट के द्वारा, फिर सटन और बोवेरी के द्वारा। तो यार अगर आप सोचते हैं आनुवंशिक गुणसूत्र सिद्धांत तो ये दिया गया था सटन और बोवेरी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, सटन और बोवेरी के द्वारा आनुवंशिक गुणसूत्र सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, जो गुणसूत्र सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होगा वैसे। तो डीएनए का द्वि हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जल्दी से बताएंगे किसके द्वारा दिया गया था डीएनए का द्वि हेलिक्स मॉडल, वाटसन और क्रिक के द्वारा, विडल और टैटम के द्वारा, जैकब के द्वारा। जल्दी से बताएंगे, यहाँ पर आपको 3 ही ऑप्शन दे रखे हैं, 2 ऑप्शन आपके सेम है। तो जल्दी से बताएंगे, ये आपके लिए सरल क्वेश्चन है कि डीएनए का द्वि हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, वाटसन और क्रिक के द्वारा, विडल और टैटम के द्वारा, जैकब के द्वारा। जल्दी से बताएंगे डीएनए का जो द्वि हेलिक्स मॉडल है ये किसके द्वारा दिया गया था, वाटसन और क्रिक के द्वारा, विडल और टैटम के द्वारा, या फिर जैकब के द्वारा। तो आपको पता होगा वैसे कि अगर आपसे पूछता है डीएनए का द्वि हेलिक्स मॉडल तो ये दिया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे NBPGR कहाँ पर स्थित है। हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था, तो जल्दी से बताएंगे, आपका गलत आंसर नहीं होना चाहिए कि NBPGR कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में, करनाल में, बीकानेर में, फिर नई दिल्ली में। जल्दी से बताएंगे कि NBPGR कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में, करनाल में, बीकानेर में, फिर नई दिल्ली में। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा, NBPGR कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में, करनाल में, बीकानेर में, फिर नई दिल्ली में। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। कि जैसा कि हम बात की थी यार हाँ पिछली वीडियो में, तो सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, जल्दी से बताइए। NBPGR की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। क्या होती है यार, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कि कहाँ पर पड़ता है यार, नई दिल्ली में पड़ता है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कि कहाँ पर स्थित है यार, नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है यार, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछिए, जीन में किस परिवर्तन से उत्परिवर्तन होता है, अर्थात यार हाँ यहाँ पर आपको बताना है उत्परिवर्तन का जो मेन कारण होता है, न्यूनता से होता है, डिजनरेशन से होता है, अधिकता से होता है, फिर सभी द्वारा होता है। अर्थात यार गुणसूत्र में न्यूनता से होता है, गुणसूत्र का जो क्रोमोजोम का जो डिजनरेशन होता है उसके द्वारा होता है, क्रोमोजोम में अधिकता से होता है, या फिर इन सभी के द्वारा होता है। जल्दी से बताएंगे कि जीन में किस परिवर्तन से उत्परिवर्तन होता है, आपको ये बताना है। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा कि जीन में किस परिवर्तन से उत्परिवर्तन होता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है, क्रोमोजोम में न्यूनता, क्रोमोजोम का जो डिजनरेशन होता है उसके कारण, क्रोमोजोम में जो अधिकता होती है उसके कारण, या फिर इन सभी के द्वारा। जल्दी से बताएंगे कि जीन में किस परिवर्तन से उत्परिवर्तन होता है। तो यार अगर आपसे पूछा रहा है उत्परिवर्तन के बारे में तो इन सभी के कारण याद रखना कि अगर मान लीजिए क्रोमोजोम में कमी आ रही है, अधिक आ रही है, फिर डिजनरेशन हो रहा है, अर्थात जो ना इन सभी कारणों के कारण क्या होता है, उत्परिवर्तन है, म्यूटेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे साइब्रिड क्या होता है। आपको बताना है ना साइब्रिड क्या होता है। लैंगिक संकर होता है, कोशिका विभाजन से निर्मित संकर होता है, या उत्तक कल्चर के द्वारा पौधा होता है, या फिर संकर के तुल्यात होता है। अर्थात यहाँ साइब्रिड होता क्या है, यहाँ पर ये पूछा गया है, तो जल्दी सुनाएंगे साइब्रिड क्या होता है। लैंगिक संकर होता है, कोशिका विभाजन से निर्मित संकर होता है, उत्तक कल्चर से उत्पन्न पौधा होता है, या फिर संकर के तुल्यांत होता है। जल्दी सुनाएंगे साइब्रिड होता क्या है। साइब्रिड क्या होता है। लैंगिक संकर होता है, कोशिका विभाजन से निर्मित संकर होता है, उत्तक कल्चर से उत्पन्न पौधा होता है, या फिर संकर के तुल्यात होता है। तो यार हाँ, अगर आप सोचते हैं साइब्रिड के बारे में, न कि हाइब्रिड के बारे में, यार हाँ साइब्रिड और हाइब्रिड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि अगर आपसे पूछा था हाइब्रिड, तो हाइब्रिड क्या होता है यार हाँ, 2 जनरेशन से, अर्थात यार हाँ जो मेल पेरेंट होता है और जो फीमेल होता है, तो उनसे प्राप्त होता है, उसे बोला जाता है हाइब्रिड। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया साइब्रिड, तो यहाँ अगर आपसे पूछा है साइब्रिड, तो कोशिका विभाजन से निर्मित संकर होता है। क्या होता है यार हाँ, साइब्रिड क्या होता है, कोशिका विभाजन से निर्मित संकर होता है। क्या होता है, साइब्रिड कोशिका विभाजन से निर्मित संकर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जीवन का भौतिक आधार क्या होता है। कॉमन क्वेश्चन है, जल्दी से बता दोगे। जल्दी से बताएंगे जीवन का भौतिक आधार क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक कॉमन भी क्वेश्चन है ये। तो जल्दी से बताएंगे जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है। केंद्र को माना जाता है, कोशिका को माना जाता है, जीव द्रव्य को माना जाता है, या फिर भोजन को माना जाता है। जल्दी से बताएंगे कि जीवन का भौतिक आधार किसे माना गया है। केंद्र को माना गया है, कोशिका को माना गया है, जीव द्रव्य को माना गया है, फिर भोजन को माना गया है। जल्दी से बताएंगे जीवन का भौतिक आधार किसे माना गया है। तो यार हाँ, अगर आप सोच रहे जीवन का भौतिक आधार, तो क्या होता है, जीव द्रव्य होता है। क्या होता है, जीव द्रव्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे सोलेनेसी का संबंध होता है। अर्थात यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से आपको पहचानना है यहाँ सोलेनेसी फैमिली से संबंध किसका होता है। जल्दी से बताएंगे ज्वार का होता है, मक्का का होता है, बाजरे का होता है, फिर आलू का होता है। जल्दी से बताएंगे सोलेनेसी का संबंध किस फल से होता है, यानी किस फसल से होता है। जल्दी से बताएंगे, या फिर इसे आप ऐसे समझ सकते हो, यानी इन चारों में से किसका जो कुल है वो सोलेनेसी है, इससे इसका संबंध पता चल जाएगा। तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा होगा, ज्वार, मक्का, बाजरा, फिर आलू। जल्दी से बताएंगे कि ज्वार, मक्का, बाजरा, फिर आलू। जल्दी से बताएंगे सोलेनेसी का संबंध या फिर सोलेनेसी कुल किससे संबंधित होता है, आलू से, बाजरे से, मक्का से, फिर ज्वार से। यहाँ अगर बात करते हैं आलू, सोलेनम ट्यूबरोसम क्या होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम मतलब इसका क्या है, फैमिली यार सोलेनेसी होती है। क्या होती है, सोलेनेसी होती है। अर्थात सोलेनेसी का संबंध किसका होता है, आलू का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है किस फसल में सर्वप्रथम परागजनक पौधे उत्पन्न किए गए थे। अर्थात यहाँ जो ट्रांसजेनिक प्लांट होते हैं यार हाँ, कि परागजनक मतलब यार हाँ जो ट्रांसजेनिक प्लांट होते हैं। ठीक है, ट्रांसजेनिक जो प्लांट होते हैं उसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक जो प्लांट था वो किसे तैयार किया गया था। कपास को तैयार किया गया था, सोयाबीन को तैयार किया गया था, तंबाकू को तैयार किया गया था, फिर टमाटर को तैयार किया गया था। जल्दी से पाएंगे कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा था। कपास थी, सोयाबीन था, तंबाकू था, फिर टमाटर था। जल्दी से पाएंगे फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा था। राइट आंसर बताइए जल्दी से, कौन सा होगा आपका राइट आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से पाएंगे तो कौन सा था यार फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट, तो वो था तंबाकू। कौन सा था यार, टोबैको था। क्या था यार फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट की अगर आपसे पूछा जाता है तो कौन सा था, तंबाकू था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ब्रेसिका का ट्रायंगल किसके द्वारा दिया गया था। यार हाँ, ब्रेसिका का जो ट्रायंगल है यार हाँ, कि जो ट्रायंगल है ये किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यार हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे कि ब्रेसिका का ट्रायंगल किसके द्वारा दिया गया था। रिम्पुन दिया था, नेगा हेरू के द्वारा दिया गया था, ब्लैक स्ले के द्वारा दिया गया था, फिर कारपेंचो के द्वारा दिया गया था। जल्दी से बताएंगे कि जो ब्रेसिका का ट्रायंगल है, ठीक है, जो ट्रायंगल है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा दिया गया था। जल्दी से पाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। रिम्पो ने दिया था, नेगो हेरो ने दिया था, ब्लैक स्ले ने दिया था, फिर कारपेंचको के द्वारा दिया गया था। जल्दी से पाएंगे कि ब्रेसिका का ट्रायंगल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा दिया गया था। तो यार हाँ, अगर आपसे पूछता है ब्रेसिका का ट्रायंगल, तो ये दिया गया था नेगा हेरो के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, नेगा हेरो के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि अगर आप सोचता है जई में ग्रे स्पेक रोग होता है, तो जल्दी से बताएंगे जई में ग्रे स्पेक रोग किसके द्वारा होता है। तांबे के द्वारा होता है, मैंगनीज के द्वारा होता है, जस्ता ऐसा होता है, या फिर लोहा के द्वारा होता है। अर्थात यहाँ ऐसा कौन सा जो विटामिन या कौन सा पोषक तत्व है जिसकी कमी से जई में ग्रे स्पेक रोग होता है। जल्दी से बताएंगे तांबे की कमी से, मैंगनीज की कमी से, जस्ते की कमी से, या फिर लोहा की कमी से। जल्दी से बताएंगे जई में ग्रे स्पेक रोग कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जिसकी कमी से होता है। तो आपने पढ़ा होगा यार हाँ, जई में ग्रे स्पेक रोग। यार हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रे स्पेक रोग किसकी कमी से होता है। यार हाँ, मैंगनीज की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, मैंगनीज की कमी से होता है, Mn। ठीक है, जिसका जो होता है ये क्या होता है यार हाँ, सिंबल क्या होता है, Mn होता है। मैंगनीज की कमी से होता है यार हाँ, जई में ग्रे स्पेक रोग। किसकी कमी से होता है, मैंगनीज की कमी से ग्रे स्पेक रोग होता है जई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वैम क्या होता है, वैम होता क्या है, ये आपको बताना है सबसे पहले। तो यहाँ जल्दी से आएंगे वैम होता क्या है, ठीक है। वैम क्या होता है, सेवाल होता है, कवक होता है, माइकोप्लाज्मा होता है, फिर माइकोराइजा होता है। जल्दी से आएंगे कि वैम क्या होता है, वैम क्या होता है, सेवाल होता है, कवक होता है, माइकोप्लाज्मा होता है, फिर माइकोराइजा होता है। जल्दी से आएंगे वैम होता क्या है। जल्दी से आएंगे, ये क्वेश्चन आप तभी सोल्व कर सकते हो जब आपको पता है कि वैम होता क्या है, अर्थात इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म बताइए कि वैम होता क्या है, वैम की फुल फॉर्म क्या होती है। जल्दी से आएंगे कि वैम क्या होता है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। वेस्कुलर आर्बोस्कुलर माइकोराइजा क्या होती है यार। हाँ, अगर आप सोचते हैं वैम की फुल फॉर्म, तो यार हाँ वैम जो फुल फॉर्म होती है ये होती है वेस्कुलर आर्बोस्कुलर माइकोराइजा। क्या होती है, वेस्कुलर आर्बोस्कुलर माइकोराइजा। अर्थात इसी क्वेश्चन से आपका जो यानी इसकी फुल फॉर्म से ही आपको पता चल गया कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वैम क्या होता है। अर्थात यार वेस्कुलर आर्बोस्कुलर माइकोराइजा, अर्थात यार हाँ वैम क्या होता है, माइकोराइजा होता है, न कि माइकोप्लाज्मा होता है यार। हाँ कि वेस्कुलर आर्बोस्कुलर माइकोराइजा, माइकोराइजा मतलब माइकोराइजा है, वैम क्या होता है, एक माइकोराइजा है, न कि माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, क्वेश्चन को सही से समझा करो कि वैम क्या होता है यार। हाँ वेस्कुलर आर्बोस्कुलर माइकोराइजा मतलब माइकोराइजा होता है, वैम क्या होता है, माइकोराइजा होता है। ठीक है, और माइकोराइजा यानी माइकोराइजा से संबंध होता है ये किन के मध्य होता है, जो यानी जो प्लांट रूट्स और यहाँ सेवालों के मध्य का संबंध होता है। किसके मध्य होता है, वेस्कुलर आर्बोस्कुलर माइकोराइजा प्लांट रूट के मध्य का संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है माइकोराइजा किसके अवशोषण को बढ़ाता है। ये क्वेश्चन हमने कल ही सोल्व किया था कि हाँ जो माइकोराइजा होता है अर्थात जो वैम होता है ये किसके अवशोषण को बढ़ाता है। आयरन का अवशोषण बढ़ाता है, नाइट्रोजन का बढ़ाता है, फास्फोरस का बढ़ाता है, फिर बोरॉन का बढ़ाता है। जल्दी से आएंगे, इसका राइट आंसर आपको जल्दी से बताना है कि माइकोराइजा किसके अवशोषण को बढ़ाता है, अर्थात यार हाँ किसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से आएंगे कि माइकोराइजा किसके अवशोषण को बढ़ाता है। आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है, नाइट्रोजन को बढ़ाता है, फास्फोरस को बढ़ाता है, फिर बोरॉन को बढ़ाता है। जल्दी से आएंगे कि माइकोराइजा किसके अवशोषण को बढ़ाता है, किसके इंक्रीज यानी किसकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करता है। जल्दी से आएंगे राइट आंसर कौन सा होगा, ए बी सी या फिर डी, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से आएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा कि माइकोराइजा किसके अवशोषण को बढ़ाता है, किसके यानी किसके अवशोषण को इंक्रीज करता है। तो जैसे कि हमने कल ही सोल्व किया था यार हाँ अगर आप सोचते हैं वैम या माइकोराइजा, तो यार हाँ फास्फोरस की अवेलेबिलिटी, ठीक है, जो उपलब्धता होती है फास्फोरस की, तो इसे बढ़ाता है। क्योंकि यार हाँ जो फास्फोरस है जो कि स्थिर अवस्था में पड़ा होता है सोइल में, तो उसे ये क्या करता है, सोल्यूबल कंडीशन में चेंज करता है। क्या करता है यार हाँ जो माइकोराइजा होता है ये जो यार सोइल में जो पड़ी रहती है फास्फोरस अस्थिर अवस्था में, ठीक है, स्थिर अवस्था में होती है, तो उसे यार हाँ सोल्यूबल कंडीशन में चेंज करती है। क्या करती है, सोल्यूबल कंडीशन में चेंज कर उसे प्लांट को प्राप्त करती है, प्रदान करती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फास्फोरस की उपलब्धता किस पीएच पर सबसे अधिक होती है। यार हाँ यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया है फास्फोरस से संबंधित। तो जल्दी से जाएंगे, फास्फोरस की उपलब्धता किस पीएच पर सर्वाधिक होती है, न्यूट्रल अवस्था पर, अम्लीय अवस्था पर, क्षारीय अवस्था, फिर सभी में। जल्दी से जाएंगे, फास्फोरस की जो अवेलेबिलिटी होती है ये किस पीएच पर सबसे ज़्यादा होती है, न्यूट्रल अवस्था पर, अम्लीय अवस्था पर, क्षारीय अवस्था, फिर सभी में। जल्दी से जाएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा कि फास्फोरस की उपलब्धता सबसे ज़्यादा किस पीएच पर होती है, न्यूट्रल अवस्था पर, अम्लीय अवस्था पर, क्षारीय अवस्था, फिर या सभी में। जल्दी से जाएंगे, आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर आपसे होता है फास्फोरस की उपलब्धता की अगर आपसे पूछा रहा है तो क्या होती है यार, ये इसकी होती है न्यूट्रल अवस्था पर। कब होती है यार, सबसे ज़्यादा जो अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जब अवेलेबिलिटी होती है फास्फोरस की तो ये होती है न्यूट्रल अवस्था पर। कब होती है, न्यूट्रल अवस्था पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे चाहिए विश्व में सबसे पहला खरपतवारनाशी कौन सा था। तो जल्दी से बताइए, एक कॉमन क्वेश्चन है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। जल्दी से बताएंगे, विश्व में सबसे पहला खरपतवारनाशी अर्थात यार फर्स्ट हर्बिसाइड कौन सा था। एट्राजिन था, सिमेजिन था, 2,4-D था, फिर कोई नहीं था। जल्दी से बताएंगे कि विश्व में सबसे पहला खरपतवारनाशी अर्थात फर्स्ट हर्बिसाइड कौन सा था। एट्राजिन था, सिमेजिन था, 2,4-D था, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे पहला हर्बिसाइड कौन सा था, सिमेजिन, एट्राजिन, 2,4-D या फिर इनमें से कोई सा नहीं। तो कौन सा होता है यार, हम फर्स्ट हर्बिसाइड ये होता है 2,4-D। अब इसका प्रयोग कब किया गया था, ये क्वेश्चन आपके लिए फिर से छोड़ा जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बताना है, इससे आपका नॉलेज पता चल जाएगा कि आपको कितना क्या आता है और कितना क्या आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 2,4-D का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था। हमने बता तो दिया यहाँ सबसे पहला हर्बिसाइड कौन सा था, यहाँ 2,4-D होता है, लेकिन इसका सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर किया गया और सबसे पहले कहाँ पर किया गया और कब किया गया। ठीक है, सन आपको बतानी है और कहाँ पर किया गया था, यानी किसके यूज़ के लिए इसका प्रयोग किया गया था, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जाता है, इसका आपको डायरेक्ट कमेंट करना है, न कि लाइव चैट में कमेंट करना है। लाइव चैट में आप कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा जो बेस्ट है वो रहेगा डायरेक्ट कमेंट करना है आपको, यानी 2,4-D का प्रयोग कब किया गया था और कहाँ पर किया गया था, यानी किस यूज़ के लिए किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब दिया गया था। जल्दी से बताएंगे, NHM अर्थात यार नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब दिया गया था, 2004 से 5 के मध्य दिया गया था।
6 से 7 के मध्य दिया गया था, 8 से 9 के मध्य दिया गया था, फिर 2009 से 10 के मध्य दिया गया था। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब दिया गया था? जल्दी से बताएंगे कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब दिया गया था। 2004 से 5 के मध्य, 2006 से 7 के मध्य, 2008 से 9 के मध्य, फिर 2009 से 10 के मध्य दिया गया था। जल्दी से बताएंगे NHM अर्थात नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब दिया गया था? तो यहाँ अगर आपसे पूछा है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के बारे में तो ये दिया गया था 2004 से 5 के मध्य। और अगर बात करते हैं एग्जैक्ट तो यहाँ ये दिया गया था 2005 में। कब दिया गया था यार नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन? ये दिया गया था 2005 में। कब दिया गया था? 2005 में दिया गया था। और यहाँ अगर आप पूछते हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन तो इसका नाम चेंज कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ अगर बात करते हैं इसको कब दिया गया था तो इसको दिया गया था 2005 से, ठीक है 2005 में दिया गया था, लेकिन इसका 2014 में नाम चेंज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है यार? MIDH कर दिया गया है। क्या नाम चेंज कर दिया गया है इसका यार? MIDH अर्थात यार मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर। क्या कर दिया है? मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है। कब किया यार? 2014 में रख दिया गया है, ठीक है। इसका नाम करके जो चेंज है ये रखा गया है MIDH। और जब चेंज कब किया गया था यार? ये किया गया था 2014 में। कब किया गया था इसका नाम चेंज? 2014 में किया गया था। क्या रख दिया गया है? MIDH रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? MIDH रख दिया गया है, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप सोचते हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन तो दिया गया था 2004 से 5 के मध्य, और इसका नाम चेंज कब किया गया था? 2014 में किया गया था। कब किया गया था? 2014 में किया गया था। और क्या रख दिया गया था यहाँ कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर अर्थात MIDH, ठीक है। सभी पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अवरोधी किस्म है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि अवरोधी किसकी किस्म होती है? चने की होती है, मूंग की होती है, उड़द की होती है, फिर मूंगफली की होती है। जल्दी सुनेंगे कि इसका जो राइट आंसर है ये क्या होता है कि अवरोधी किसकी किस्म होती है, किसकी एक वेरायटी होती है। चने की होती है, मूंग की होती है, उड़द की होती है, फिर मूंगफली होती है। जल्दी सुनेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अवरोधी किसकी किस्म होती है? चने की होती है, मूंग की होती है, उड़द की होती है, फिर मूंगफली की होती है। जल्दी सुनेंगे कि अवरोधी किसकी एक प्रमुख वेरायटी होती है, एक मोस्ट पॉपुलर वेरायटी होती है। चने की होती है, मूंग की होती है, उड़द की होती है, फिर मूंगफली की होती है। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं अवरोधी, ठीक है, अगर आप सोचते हैं अवरोधी तो किसकी होती है? चने की होती है, ग्राम की होती है। किसकी होती है यार? एक मोस्ट पॉपुलर वेरायटी अवरोधी तो होती है ग्राम की होती है, चने की होती है। किसकी होती है? चने की होती है, ग्राम की होती है। और यहाँ अगर आप सोचते हैं विल्ट, ठीक है, जो विल्ट डिजीज होती है, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो विल्ट डिजीज होती है तो इसके रेजिस्टेंस कौन सी वेरायटी होती है? तो कौन सी होती है? अवरोधी ही होती है, ठीक है। जो विल्ट डिजीज होती है चने में तो इसके प्रतिरोधी जो किस्म होती है वो कौन सी होती है? अवरोधी ही होती है। कौन सी होती है? अवरोधी ही होती है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यार हम बैंगन का जो जड़ गांठ रोग होता है अर्थात यार रूट नोट होता है, रूट नोट जो रोग होता है तो ये किसका कारण होता है अर्थात इसका रोग का कारक क्या होता है ये आपको पूछा गया है। जल्दी से बताएंगे बैंगन का जो जड़ गांठ रोग है ये किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, कर्मियों के द्वारा होता है, फिर विषाणु के द्वारा होता है। जल्दी से बताएंगे कि बैंगन का जड़ गांठ रोग किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, कर्मियों के द्वारा होता है, फिर विषाणु के द्वारा होता है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होता है। जल्दी से बताएंगे कि बैंगन का जड़ गांठ अर्थात यार डायरेक्ट आपको याद रखना है रूट नोट निमेटोड। डायरेक्ट आपको याद रखना है यार रूट नोट निमेटोड। क्या याद रखोगे कि यार डायरेक्ट याद रखना है कि रूट नोट निमेटोड। निमेटोड मतलब कर्मी। यार निमेटोड क्या होते हैं? सूत्रकर्मी होते हैं। क्या होते हैं? सूत्रकर्मी होते हैं। अर्थात यार जो अगर आपसे पूछते हैं जड़ गांठ रोग तो ये होता है सूत्रकर्मियों के द्वारा। किसके द्वारा होता है? सूत्रकर्मियों के द्वारा होता है। डायरेक्ट आप तो ये याद रखा करो यार रूट नोट डिजीज किसके द्वारा होती है? निमेटोड के द्वारा होती है। रूट नोट निमेटोड यार रूट नोट निमेटोड, रूट नोट निमेटोड अर्थात यार रूट नोट डिजीज किसके द्वारा होती है? निमेटोड के द्वारा होती है, सूत्रकर्मियों के द्वारा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन है आपसे पूछा गया सर्रा बीमारी संबंधित होती है। सर्रा बीमारी संबंधित होती है स्वर से संबंधित होती है, ऊँट से संबंधित होती है, मुर्गी से संबंधित होती है, कुत्ते से संबंधित होती है। जल्दी से बताएंगे कि सर्रा बीमारी किससे होती है अर्थात किस में होती है ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे सर्रा बीमारी किससे संबंधित है? स्वर में होती है, ऊँट में होती है, मुर्गी में होती है, फिर कुत्ते में होती है। जल्दी से बताएंगे कि सर्रा बीमारी किससे संबंधित होती है, फिर सर्रा बीमारी किस में देखने को मिलती है? स्वर में देखने को मिलती है, ऊँट में देखने को मिलती है, मुर्गी में देखने को मिलती है, फिर कुत्ते में देखने को मिलती है। जल्दी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा अर्थात यार सर्रा बीमारी किस में होती है? स्वर में होती है, ऊँट में होती है, मुर्गी में होती है, फिर कुत्ते में होती है। जल्दी बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। सर्रा बीमारी किस में होती है, किससे संबंधित होती है? तो यार अगर आप सोचते हैं सर्रा बीमारी तो सर्रा बीमारी किस में होती है? यार ये होती है ऊँट में। किससे संबंधित होती है? सर्रा बीमारी ये होती है ऊँट से संबंधित। किस में होती है? यार सर्रा बीमारी ये होती है ऊँट में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा यानी पशुओं में प्रजनन संबंधी। यार यहाँ पर आपसे पूछा गया प्रजनन संबंधित।
ठीक है, प्रजनन संबंधी जितने रोग होते हैं पशु में वो किस विटामिन की कमी से होते हैं ये आपको बताना है। तो जल्दी से पाएंगे यार हाँ कि प्रजनन संबंधी रोग किस विटामिन की कमी से होते हैं। विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, फिर विटामिन ए की कमी से। जल्दी से पाएंगे कि प्रजनन संबंधी रोग किस विटामिन की कमी से होते हैं। विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, फिर विटामिन ए की कमी से। जल्दी से पाएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा कि पशुओं में प्रजनन संबंधी रोग किसके द्वारा होते हैं। विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, फिर विटामिन ए की कमी से। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे कि पशुओं में जो प्रजनन संबंधित है ये रोग किसके द्वारा होता है, किस विटामिन की कमी से होता है। तो यार हाँ अगर आप सोचते हैं प्रजनन संबंधित, अगर आपसे पूछता है प्रजनन संबंधित, तो यार हाँ प्रजनन संबंधित जो रोग होते हैं ये होते हैं विटामिन ई की कमी से। किसके द्वारा होते हैं यार हाँ, विटामिन ई की कमी से प्रजनन संबंधी रोग देखने को मिलते हैं। और अगर बात की जाए हाँ विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है ये क्या होता है यार हाँ, टिकोफेरोल होता है। क्या होता है यार हाँ, टिकोफेरोल होता है। क्या होता है, टिकोफेरोल होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है यार हाँ, टिकोफेरोल की कमी से यार हाँ प्रजनन संबंधित रोग होते हैं पशुओं में। यार हाँ कि अगर आप सोचते हैं पशुओं में प्रजनन संबंधित रोग, तो प्रजनन संबंधित रोग होते हैं विटामिन ई की कमी से। और विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है यार हाँ, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, टिकोफेरोल होता है। क्या होता है, टिकोफेरोल होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा एजोला है एक, तो जल्दी से बताएंगे एजोला क्या होता है। सेवाल होता है, कवक होता है, प्रोटोजोआ होता है, फिर फर्न होता है। जल्दी से बताएंगे कि एजोला होता क्या है। सेवाल होता है, कवक होता है, प्रोटोजोआ होता है, फिर फर्न होता है। जल्दी से बताएंगे एजोला होता क्या है। यार हाँ ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। जल्दी से बताएंगे एजोला क्या होता है। सेवाल होता है, कवक होता है, प्रोटोजोआ होता है, या फिर फर्न होता है। जल्दी से बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेवाल होता क्या है, सॉरी यार एजोला क्या होता है। ठीक है, सेवाल होता है, कवक होता है, प्रोटोजोआ होता है, फिर फर्न होता है। जल्दी से बताएंगे एजोला क्या होता है। तो आपको पता होगा एजोला क्या होता है यार हाँ, ये एक जलीय फर्न होता है। क्या होता है, एजोला एक जलीय फर्न होता है। क्या होता है, एक जलीय फर्न होता है। और अब आपको ये तो पता होगा कि एजोला का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो आपको पता होगा यार है ना कि अगर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि एजोला का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका प्रयोग यार बायो फर्टिलाइजर के रूप में, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर के रूप में इसका प्रयोग यार धान फसल में किया जाता है। ठीक है, धान फसल में यार बायो फर्टिलाइजर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, एजोला का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एजोला का प्रयोग धान फसल में किया जाता है। और एजोला क्या होती है यार, एक जलीय फर्न होती है। एजोला क्या होती है, एक जलीय फर्न होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा ट्रेनिंग संस्थान है, अर्थात जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर पूछा गया है यार हाँ, जल्दी से पाएंगे कि कौन सा ट्रेनिंग संस्थान है। आत्मा होती है, केवीके होता है, डीआरडीए होता है, फिर एटिफ होता है। जल्दी से पाएंगे कि निम्न में से कौन सा ट्रेनिंग संस्थान है। जल्दी से पाएंगे आत्मा होती है, केवीके होता है, डीआरडीए होता है, फिर एटिक होता है। एटिफ नहीं होता है, एटिक होता है। ठीक है, एटिक होता है। तो जल्दी से पाएंगे ट्रेनिंग संस्थान कौन सा है, अर्थात यार इन चारों में से ट्रेनिंग संस्थान कौन सा है ये आपको बताना है। जल्दी से पाएंगे आत्मा होता है, केवीके होता है, डीआरडीए होता है, फिर एटिक होता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा होगा कि ट्रेनिंग संस्थान कौन सी है। तो कौन सी होती है यार, अगर आप सोचा है ट्रेनिंग संस्थान के बारे में तो कौन सी होती है, केवीके होता है। यार हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र क्या होता है, एक ट्रेनिंग संस्थान होता है। क्या होता है, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। ठीक है, यहाँ पर यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ट्रेनिंग संस्थान कौन सा है। तो यार इन चारों में से जो ट्रेनिंग संस्थान है वो कौन सा है, केवीके है। कौन सा है, केवीके है, अर्थात यार हाँ कृषि विज्ञान केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि थन का सूजन कहलाता है। अर्थात यहाँ थन में सूजन आ जाती है तो उसमें अर्थात ऐसा कौन सा रोग है जिसमें यार थन की सूजन आ जाती है। तो जल्दी से बताएंगे मेट्राइटिस होता है, ऊटाइटिस होता है, गैस्ट्राइटिस होता है, फिर मेस्टाइटिस होता है। जल्दी से बताएंगे कि थन का सूजन अर्थात ऐसा कौन सा रोग है जिसमें यार थन में सूजन आ जाती है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे थन का सूजन कहलाता है, अर्थात मेट्राइटिस कहलाता है, ऊटाइटिस कहलाता है, गैस्ट्राइटिस कहलाता है, फिर मेस्टाइटिस कहलाता है। जल्दी से बताएंगे थन का सूजन क्या कहलाता है, अर्थात ऐसा कौन सा रोग है जिसमें थन में सूजन आ जाती है। मेट्राइटिस होता है, ऊटाइटिस होता है, गैस्ट्राइटिस होता है, फिर मेस्टाइटिस होता है। जल्दी से बताएंगे कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो यार हाँ, अगर आप सोचते हैं थन का सूजन तो कौन सा रोग होता है यार हाँ, मेस्टाइटिस होता है। कौन सा होता है यार, मेस्टाइटिस जो रोग होता है तो इसमें यार हाँ थन में सूजन आ जाती है। यार हाँ थन का सूजन क्या कहलाता है, मेस्टाइटिस कहलाता है, अर्थात मेस्टाइटिस रोग में क्या होता है, थन में सूजन आ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। आई थिंक आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है वीडियो को एक लाइक, इस वीडियो कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जब तक लीजिए हिंद से बाय बाय, टेक केयर।